अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। बहुत से दोस्तों ने मुझे हार्प पर वीडियो बनाने के लिए कहा है। हार्प एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसके ज़रिए हम समझते हैं कि मौसम को कंट्रोल किया जाता है, मौसम को अपने बस में किया जा सकता है और इसके अलावा बहुत से ऐसे फ़वाइद लिए जा सकते हैं जिससे दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन आज हम हार्प को डिस्कस करने जा रहे हैं और मैं आपको साइंटिफिकली हार्प के बारे में बताऊंगा। ये भी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें हार्प के बारे में गलत कही जाती हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो हार्प कर सकता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं अमेरिका की एक स्टेट अलास्का में। अलास्का की स्टेट में एक रिसर्च प्रोजेक्ट 1993 में लगाया गया जिसे हार्प का नाम दिया गया। मैं आपको यहाँ पर अलास्का दिखा रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कि यूनाइटेड स्टेट नीचे है लेकिन अलास्का की स्टेट कनाडा के साथ है। और इसके नक्शे में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर हार्प रिसर्च फैसिलिटी नज़र आ रही है जो कि एक रिसर्च सेंटर है। इस रिसर्च सेंटर को, जिसे हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरोरल रिसर्च प्रोग्राम कहा जाता है, 1993 में शुरू किया यूएस एयर फोर्स, नेवी, डार्पा और उसके साथ अलास्का यूनिवर्सिटी ने। और इस रिसर्च के बारे में बहुत से ऐसे खदशात का इजहार किया जाता है जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये एक बहुत ज़्यादा क्लासिफाइड फैसिलिटी है और यहाँ पर बहुत खौफनाक किस्म के काम किए जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2014 में इस रिसर्च फैसिलिटी को मिलिट्री से लेकर अलास्का यूनिवर्सिटी को दे दिया गया। इसका मतलब ये है कि अब ये अनक्लासिफाइड प्रोजेक्ट है, इसे लोग विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन हमने दूर कर दी कि हार्प एक क्लासिफाइड प्रोजेक्ट अब नहीं है। जब इस प्रोजेक्ट के पर्पस के बारे में पूछा जाता है तो हमें दो चीज़ें बताई जाती हैं। पहली चीज़ ये बताई जाती है कि हम ज़मीन की उस तह को पढ़ना चाह रहे हैं, उस पर रिसर्च करना चाह रहे हैं जो कि स्पेस और ज़मीन की एटमॉस्फेयर का इंटरफेस है। इस तह को आयनोस्फीयर कहा जाता है। और इसके साथ साथ दूसरी चीज़ जो रिसर्च जिस पर की जा रही है वो है रेडियो कम्युनिकेशन। हम ज़मीन के दूर दराज के इलाकों में शॉर्ट वेव बैंड से कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। ये वो दो पर्पज़ हैं जो बताए जाते हैं कि हार्प फैसिलिटी को इस रिसर्च के लिए यूज़ किया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो एक्सट्रीमली लो फ्रीक्वेंसी वो देखें 3 हर्ट्ज से 30 हर्ट्ज तक है और वेरी लो फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें तो 30 किलो हर्ट्ज तक है। इसका मतलब यह है कि हम तकरीबन 3 से 30 किलो हर्ट्ज के बीच में ये रिसर्च प्रोग्राम चला रहे हैं। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि ये वो फ्रीक्वेंसीज़ हैं जहाँ पर हम जीपीएस पर कम्युनिकेशन करते हैं, सबमरीन से कम्युनिकेशन करते हैं, अंडर वाटर कम्युनिकेशन करते हैं और इवन ज़मीन के खिदोखाल मालूम करने के लिए सिस्मिक कम्युनिकेशन भी इसी बैंड में की जाती है। हार्प को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि ज़मीन की एटमॉस्फेयर की मुख्तलिफ लेयर्स हैं। अगर आप ट्रोपोस्फेयर को देखें तो वो 7 किलोमीटर तक ज़मीन के ऊपर मौजूद होती है, स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर तक। इसी तरीके से हमारे पास मेसोस्फेयर है, लेकिन जिस लेयर में हम इंटरेस्टेड हैं वो है आयनोस्फेयर, जो कि 60 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर तक और उसके ऊपर भी जाती है। लेकिन हम ज़्यादा इंटरेस्टेड 60 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर के बीच में हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चाहूँ कि जैसे जैसे हम ज़मीन से हाइट पर जाते हैं वैसे वैसे गैसेस की डेंसिटी कम होती जाती है। गैस मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में कम होते जाते हैं, हत्ता कि स्पेस आ जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयनोस्फेयर आपको यहाँ पर दिखाया गया है और आयनोस्फेयर के जिस हिस्से में हम इंटरेस्टेड हैं वो 1000 किलोमीटर तक है। लेकिन आप देख सकते हैं कि आयनोस्फेयर काफ़ी ऊपर तक जाता है, 400 माइल्स तक जाता है, जिसमें हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भी आ जाता है। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे पास मुख्तलिफ लेयर्स भी होती हैं। आप यहाँ पर देखें, आपको एफ लेयर नज़र आ रही है, ई लेयर नज़र आ रही है, डी लेयर नज़र आ रही है और ये तीनों लेयर्स आयनोस्फेयर की लेयर्स हैं। इन पर भी डिस्कस करेंगे कि ये किस तरीके से हमारी कम्युनिकेशन को रिफॉर्म करती हैं। लेकिन साथ साथ सूरज से एनर्जी हमारे एटमॉस्फेयर में हर वक्त दाखिल हो रही होती है। दिन के वक्त सूरज से हमें एक्स रेज मिल रही होती हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स रेज आ रही हैं, अल्ट्रासोनिक भी मिल रही है, इंफ्रारेड रेज मिल रही है, गैमा रेज भी मिल रही होती हैं और विजिबल लाइट तो आ ही रही होती है। तो सूरज से भी एनर्जी हमारी एटमॉस्फेयर में दाखिल हो रही होती है। जब भी सूरज से सोलर विंड्स चलती हैं, सोलर फ्लेयर्स आते हैं, तो हमारी आयनोस्फेयर हमें उनसे बचाती है। आप देख सकते हैं आयनोस्फेयर एक शील्ड है हमारी ज़मीन के गिर्द और यहाँ पर जब ये एनर्जी, जब ये रेडिएशंस
इंटरेक्ट करते हैं गैस के मॉलिक्यूल से, तो वो क्या करते हैं, वो गैसेस को आयोनाइज कर देते हैं। आयोनाइजेशन का मतलब ये है कि गैस के एटम से इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देकर एक फ्री इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। इसका मतलब ये है कि आयनोस्फीयर में आपके पास आयोनाइज्ड पॉजिटिवली चार्ज्ड एटम्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। आयोनाइजेशन दिन के वक्त ज़्यादा होती है और उसकी वजह आपको पता है कि दिन में हमारे पास रोशनी भी आ रही होती है, रात को आयोनाइजेशन कम होती है क्योंकि विजिबल लाइट मौजूद नहीं होती। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स की प्रोडक्शन की वजह से और प्लाज्मा के बनने की वजह से आयनोस्फीयर कंडक्टिव हो जाता है, वो एक कंडक्टिव लेयर बन जाती है और साथ साथ गैसेस के मुख्तलिफ रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी के साथ इंटरेक्शन की वजह से मुख्तलिफ कलर्स भी बनते हैं जिसे एयर ग्लो कहा जाता है। तो आप यहाँ पर वॉयलेट कलर भी देख सकते हैं, आप यहाँ पर रेड कलर भी देख सकते हैं, आप यहाँ पर ग्रीन कलर भी देख सकते हैं। अरोरास हमें नजर आते हैं, वो तमाम के तमाम आयोनाइजेशन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। इस तस्वीर में भी आपको आसमान ग्लो करता हुआ नजर आ रहा है और ये ग्लो इस आयोनाइजेशन की वजह से है जो आयनोस्फीयर में हर वक्त हो रही होती है। सूरज से हमारे पास एक्सरेज आती हैं, तो एक्सरेज जब आयनोस्फीयर से टकराती हैं तो आयनाइजेशन करती हैं, हमारे पास एक कंडक्टिव प्लाज्मा की लेयर बन जाती है। इसका हमें बहुत फायदा होता है क्योंकि जब हम लो फ्रीक्वेंसीज में सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं तो सिग्नल ऊपर की तरफ जाते हैं और इस चादर से, इस आयनाइजेशन की शीट से टकराते हैं और रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं और हमें दूर दराज के इलाकों में भी ट्रांसमिशन मिलना शुरू हो जाती है। अगर मैं इस एंटीने से डायरेक्टली इस एंटीने तक सिग्नल भेजना चाहूँ तो बीच में ज़मीन का कर्वेचर है क्योंकि ये दो एंटीनास एक दूसरे से बहुत दूर है, तो डायरेक्टली मैं लाइन ऑफ साइट में इनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता। लेकिन आयनोस्फीयर की इस आयनाइजेशन की वजह से मैं दूर दराज के इलाकों में शॉर्ट रेंज लो फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल रिसीव कर सकता हूं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप टीवी के सिग्नल रिसीव करना शुरू कर दें क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है और उसके लिए आयनोस्फीयर अच्छा रिफ्लेक्टर साबित नहीं होता। रेडियो ब्रॉडकास्ट में अलबत्ता इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि दिन के वक्त आयनाइजेशन ज़्यादा होती है, इसलिए हमारे पास ज़्यादा लेयर्स प्रोड्यूस होती हैं। आप यहाँ पर देखें तो दिन में आपको F2, F1, D लेयर सारी लेयर्स नजर आएंगी जो कि सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं। लेकिन रात को हमारे पास मेनली F लेयर सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। आयनोस्फीयर लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट करता है, तो अगर आपने ELF को भेजा आयनोस्फीयर उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते अगर आप HF तक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेजेंगे तो आयनोस्फीयर उसको भी रिफ्लेक्ट कर देगा। लेकिन जैसे ही आप वेरी हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में आएंगे, आप 100 मेगाहर्ट्ज का सिग्नल भेजेंगे, आयनोस्फीयर उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती जा रही है और उसकी वेवलेंथ कम होती जा रही है। मतलब ये कि उसकी वेव छोटी होगी है और वो इसमें से पेनिट्रेट कर जाएगा, आगे की तरफ स्पेस की तरफ निकल जाएगा। इसलिए लो फ्रीक्वेंसी को तो हम बेंड करके रिफ्लेक्ट करके वापस ज़मीन की तरफ भेज सकते हैं, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसीज इसमें से पेनिट्रेट कर जाएंगी। इसलिए अगर आपने सैटेलाइट से कम्युनिकेशन करनी है तो आप हाई फ्रीक्वेंसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे क्योंकि आपने स्पेस में सिग्नल भेजना है। लेकिन अगर आपने सिग्नल दोबारा ज़मीन पर लाना है, दूर दराज के स्टेशन पर लाना है, तो आप लो फ्रीक्वेंसी में ट्रांसमिशन करेंगे। इस पिक्चर को देख लीजिए, इसमें भी मैंने आपको वही कॉन्सेप्ट दिखाया है जिसमें दिन के वक्त हमारे पास मल्टीपल लेयर्स होती हैं और उन मल्टीपल लेयर्स या रीजन में से रिफ्लेक्शन हो रही होती है, मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज की वेवलेंथ्स और सिग्नल्स को रिफ्लेक्ट किया जा रहा होता है। लेकिन रात को क्योंकि ये लेयर्स कम हो जाती हैं, हमारे पास F रीजन बच जाता है और इस रीजन की हाइट ऊपर है, तो जो सिग्नल अब जाएगा इस रीजन से टकराएगा वो बहुत दूर तक रिफ्लेक्ट होगा और हम दूर दराज के स्टेशन के रेडियो के गाने सुन सकेंगे। आयनोस्फीयर के जानने के बाद अब मैं आता हूं दोबारा हार्प प्रोजेक्ट की तरफ, क्योंकि इसके बारे में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस दी जाती हैं जो कि ठीक नहीं है। मैं यहाँ पर यह बताता चलूँ कि मुझे हार्प प्रोजेक्ट के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाही हासिल नहीं है, इसलिए जो चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो डेटा तो मैंने बहुत खंगाल कर निकाला है, लेकिन इसके अलावा अगर इस फैसिलिटी में कुछ किया जा रहा है तो उसके बारे में कहना बहुत मुश्किल है। हार्प प्रोजेक्ट को 3.6 मेगावाट के सिग्नल चाहिए। इसका मतलब यह है कि उसे 3.6 मेगावाट से ज़्यादा पावर की ज़रूरत है
ताकि वो 3.6 मेगावाट के सिग्नल्स को एटमॉस्फेयर में भेज सके। और वो एटमॉस्फेयर में क्यों भेजता है? क्योंकि वो आयनोस्फीयर को हर वक्त गर्म कर रहा होता है। और ये सिग्नल 2.8 से 10 मेगाहर्ट्ज के रीजन में लाई करते हैं, यानी हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स होते हैं जिनको हम एक खास जगह पर फोकस करके आयनोस्फीयर की तरफ डायरेक्ट कर देते हैं। और इसके लिए हम मुख्तलिफ किस्म के एंटीनाज इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसमीटर्स इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हाई पावर हाई फ्रीक्वेंसी फेज्ड एरे रेडियो ट्रांसमीटर्स कहा जाता है। इन्हें आयनोस्फेरिक रिसर्च इंस्ट्रूमेंट्स भी कहा जाता है। और 180 एंटीनास को 12 रोज और 15 कॉलम्स में लगाया गया, जो कि तकरीबन 30 से 40 एकड़ का एरिया रखते हैं। इन एरे से, इन छोटे छोटे एंटीना से हम क्या काम कर रहे हैं? हम इन्हें डायरेक्ट कर रहे हैं आयनोस्फीयर की तरफ और आयनोस्फीयर को गर्म कर रहे हैं। एक हीटर की तरह इस लेयर को गर्म कर रहे हैं और इसे 3.6 मेगावाट के सिग्नल से हीट अप किया जा रहा है। आप यहाँ पर यह भी देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये सिग्नल ऊपर जाते हैं तो ये फैलते जाते हैं। ये तकरीबन 60 to 100 स्क्वायर किलोमीटर आयनोस्फीयर के एरिया को गर्म कर रहा है और जो हाइट है वो तकरीबन 150 से 250 किलोमीटर के बीच में होती है। हीटिंग पैटर्न भी डिफरेंट है क्योंकि इस बीम को हम कंट्रोल कर सकते हैं। हम इस बीम को एक जगह पर फोकस भी कर सकते हैं। हम इस बीम को बारी बारी मुख्तलिफ जगह पर फोकस कर सकते हैं। हम इसे रोटेट कर सकते हैं, हम इसको स्ट्रेट लाइन में लेके जा सकते हैं। तो इस बीम को, हीटर पावर बीम को हम 30 से -30 के एंगल के बीच में किसी जगह भी रोटेट कर सकते हैं और आयनोस्फीयर को गर्म किया जा सकता है। तो इसे हम कंट्रोल करते हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन ये है कि इसकी इफेक्टिव रेडिएटेड पावर 5.1 गीगावाट है, जो कि विकीपीडिया पर लिखा हुआ है। लेकिन 5.1 गीगावाट को लोग ये समझते हैं कि इतनी पावर से हम अपनी आयनोस्फीयर को हीट अप कर रहे हैं, लेकिन हम अपनी आयनोस्फीयर को 3.6 मेगावाट से हीट अप कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पर एक ऐसा ट्रांसमीटर रखें जो कि पूरी स्पेस को हीट अप करना शुरू कर दे विदाउट एनी बाउंड्री और किसी भी खास पॉइंट पे फोकस ना करे, तो उसे कितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी? उस वक्त उसे 5.1 गीगावाट एनर्जी की ज़रूरत होगी। इसे ब्रॉडकास्ट टर्मिनोलॉजी में इफेक्टिव रेडिएटेड पावर कहा जाता है। लेकिन प्रैक्टिकली हम 3.6 मेगावाट यूज़ करते हैं, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो ऐसे ही है कि हम कम पावर यूज़ कर रहे हैं और हम ज़्यादा पावर आउटपुट पर ले रहे हैं। तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के भी खिलाफ है। और साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हार्प जितनी एनर्जी हमारे आयनोस्फीयर को देता है, उससे 37,000 गुना ज़्यादा एनर्जी उससे सूरज से मिल रही होती है। तो सूरज से उसे 1367 वॉट्स मिल रहे होते हैं पर स्क्वायर मीटर। तो इस लिहाज से हार्प की जो पर स्क्वायर मीटर एनर्जी 36 मिली वॉट्स है, वो तो बहुत ही कम है। सपोज करें कि हम ये समझते हैं कि 5 गीगावाट पावर हार्प को दी जा रही है, तो इस वक्त हम हार्प को देख रहे हैं, उसकी रिसर्च फैसिलिटी को देख रहे हैं। तो इतनी पावर आ कहाँ से रही है? क्योंकि मैं आपको यहाँ पर उसके बड़े बड़े कंपोनेंट्स दिखा रहा हूँ, लेकिन आपने इस जगह पर देखना है जो कि उसका मेन पावर स्टेशन है। और इस पावर स्टेशन से 5.1 गीगावाट प्रोड्यूस नहीं की जा सकती, क्योंकि इस पावर स्टेशन में इसके एरिया से आपको अंदाज़ा हो रहा है कि सिर्फ 5 डीजल जनरेटर लगे हुए हैं जो कि 2.5 मेगावाट बनाते हैं। तो एक अगर डीजल जनरेटर 2.5 मेगावाट बनाता है, तो आप देख सकते हैं कि हम 13 मेगावाट के करीब की बात कर रहे हैं। 13-14 मेगावाट हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं इस छोटे से पावर स्टेशन से। लेकिन 5.1 गीगावाट अमेरिका का जो सबसे बड़ा पावर स्टेशन है, जो कि पानी पर बेस्ड नॉन हाइड्रोलिक पावर स्टेशन है, गैस से और ऑयल से एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो 3.9 गीगावाट प्रोड्यूस करता है और हमें चाहिए 5.1 गीगावाट। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा पावर स्टेशन है जो कि हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, लेकिन वहां पर तो हमें ऐसी कोई चीज नजर नहीं आ रही। फिर ये कंट्रोवर्सी आई कहाँ से? हार्प को लोग क्यों बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं? कई वीडियोस में आप देखते हैं कि लोग उसे बहुत डराने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ डॉक्टर बर्नार्ड ईस्टलैंड की तरफ, जो कि हार्प आने से पहले अलास्का में एक ऑयल कंपनी, गैस एंड ऑयल कंपनी में काम करते थे। इस कंपनी का नाम है आर्को अटलांटिक रिचफील्ड कंपनी। और ये करती क्या थी? ये गैस निकालती थी और गैस को पाइप्स के जरिए दूर दराज के इलाकों में भेजती थी। उन दिनों रूल्स में
ये इजाज़त नहीं थी कि हम गैस को लिक्विड फॉर्म में दूर दराज के इलाकों में भेज सकते हैं। कस्टमर्स बहुत ज़्यादा दूर थे और गैस फील्ड से गैस को निकालना और उसको भेजना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उस वक्त डॉक्टर बर्नार्ड ने एक रिसर्च पेपर लिखा, एक पेटेंट लिखा और उन्होंने कहा कि हम क्यों ना, क्योंकि वो MIT से पढ़े हुए थे, डॉक्टर थे और प्लाज्मा फिजिक्स पर बहुत ज़्यादा उन्होंने रिसर्च की थी। उन्होंने कहा कि इस गैस का इस्तेमाल करते हुए हम एक जायंट फ्यूजन टॉर्च बनाते हैं जिसके ज़रिए हम अपनी एटमॉस्फेयर को गर्म करेंगे और उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। उनके इस पेटेंट का नंबर है 4686605। आप इसको जाकर रिसर्च कर सकते हैं। इसका नाम है मेथड एंड अपरेटस फॉर अल्टरिंग अ रीजन इन द अर्थ एटमॉस्फेयर, आयनोस्फेयर एंड और मैग्नेटोस्फेयर। आप इस रिसर्च पेपर को देख सकते हैं। 1987 में ये पेटेंट किया गया और इसमें उन्होंने कहा कि अगर हम आयनोस्फेयर को गर्म करेंगे तो उसके हमें बहुत से फायदे होंगे। पहला फायदा ये होगा कि जैसे ही हम आयनोस्फेयर को गर्म करना शुरू कर देंगे तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगी। चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पर ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है तो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल्स इस तरफ से मूव करेंगे और अगर हम दूसरी तरफ भी एक ऐसा ही रिसीवर बना लेते हैं, ट्रांसमीटर का रिसीवर, तो हम यहाँ से चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेट करवा सकते हैं और उससे हम आयनोस्फेयर की जो शील्ड है उसको ख़त्म कर सकते हैं, उसको डिस्टॉर्ट कर सकते हैं। उससे होगा क्या, फ़ायदा ये होगा कि किसी किस्म की कम्युनिकेशन काम नहीं करेगी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन काम नहीं करेगी, क्योंकि अगर आयनोस्फेयर की ये जो हमारे पास रीजन है ये अनस्टेबल होगा तो ना तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन काम करेगी, ना रेडियो फ्रिक्वेंसीज काम करेंगी, ना ही आपकी किसी किस्म की आर्मी मूवमेंट हो सकेगी, डिफेंस रिलेटेड कम्युनिकेशन खत्म हो जाएंगी। आप जानते होंगे कि 1962 में अमेरिका ने मेगाटॉन, एक न्यूक्लियर बॉम्ब को ब्लास्ट किया था स्पेस में 250 माइल्स ज़मीन की सतह से ऊपर, और उसको ब्लास्ट करने का मकसद ये था कि किसी भी किस्म की कम्युनिकेशन को ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि जैसे ही वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो उसकी वजह से चार्ज पार्टिकल्स ऑसिलेट करना शुरू हो गए। आप ये मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हैं, चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस के अलोंग ऑसिलेट करना शुरू हो गए और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हुई, नॉइज़ प्रोड्यूस हुआ और इस नॉइज़ की वजह से किसी भी किस्म का रेडार काम नहीं कर रहा था, किसी किस्म का मिसाइल अपने टारगेट को अचीव नहीं कर रहा था, बहुत सी डिस्टर्बेंस हुई, सारी की सारी कम्युनिकेशन ख़राब हो गई। लेकिन डॉक्टर बर्नार्ड ने ये कहा कि ये तो बड़ा सिंपल तरीके से भी यही काम अचीव किया जा सकता है। अगर आप आयनोस्फीयर को हीटअप करें तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स निकल आएंगे एटम से, एटम्स आयनाइज हो जाएंगे और उससे प्लाज्मा की लेयर्स बनना शुरू हो जाएंगी और जब प्लाज्मा की लेयर्स बनेंगी तो चार्ज पार्टिकल्स जो कि एटम भी हो सकते हैं और इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग कर्व पाथ बनाएंगे और उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होगी और अर्थ पर जितनी भी कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं वो डाउन हो जाएंगे। तो अब आपको न्यूक्लियर ब्लास्ट करने की ज़रूरत नहीं है स्पेस में, आप ये काम सिंपल एक बड़ी फ्यूजन टॉर्च के साथ भी कर सकते हैं जो कि आयनोस्फीयर को गर्म कर रही हो, और फिर साथ में वेदर मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। उनका ये कहना था कि हम हरिकेन प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम तूफान ला सकते हैं, हम बारिश बरसा सकते हैं, हम एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर ऊपर और नीचे कर सकते हैं, हवाओं का रुख बदल सकते हैं। और जो सबसे ख़तरनाक बात उन्होंने की वो ये कि अगर आप इस शील्ड को कंट्रोल कर लेते हैं आयनोस्फेयर की और आप इसकी डायरेक्शन अपने दुश्मन की तरफ कर देते हैं और लो फ्रिक्वेंसी वेव्स को दुश्मन के एरिया पर रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा जो ब्रेन है वो बहुत लो फ्रिक्वेंसी में काम कर रहा होता है। हमारे ब्रेन में मुख्तलिफ वेव्स प्रोड्यूस हो रही होती हैं जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं कि वो 0.5 हर्ट्ज से लेकर 100 हर्ट्ज के बीच में होती है, आप देख रहे हैं राइट साइड पर। और अगर हम इतनी ही फ्रीक्वेंसी में बहुत सी वेव्स को इंसानों की तरफ रिफ्लेक्ट कर दें तो वो इंसानों के दिमाग की ब्रेन वेव्स के साथ इंटरफेयर करेंगी और उससे इंसानों के जो बिहेवियर्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। हो सकता है उनको एंजाइटी हो जाए, उनके सोचने समझने की ताकत ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने दुश्मन को बगैर असले के काबू कर सकते हैं, ये उनका ख्याल था। और उनके कुछ पॉजिटिव ख्याल भी थे जो कि बहुत कम थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ओजोन को रीबिल्ड कर सकते हैं, हम ऐसी गैसेस को जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट दे रही हैं जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड, उसको तोड़ सकते हैं उसके मॉलिक्यूल्स को, तो हम अपनी एटमॉस्फेयर को बेहतर कर सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को भी तोड़ सकते हैं। लेकिन डॉक्टर बर्नार्ड के इस प्रोजेक्ट के लिए 100 गीगावाट की सप्लाई चाहिए, ये उनके अपने रिसर्च पेपर में लिखा हुआ है, जिसके लिए
5 मिलियन 50 लाख एंटीना की जरूरत है, जो कि अमेरिका की पावर का 9% है। अलास्का की पावर कंजम्पशन इससे कम है, 100 गीगावाट से, और उसके लिए जो एरिया चाहिए वो 51 इंटू 51 किलोमीटर स्क्वायर एरिया चाहिए। इतना बड़ा प्रोजेक्ट था जो उन्होंने प्रपोज किया था। लेकिन जब हम हार्प की तरफ जाते हैं तो ये जगह तो बहुत छोटी है। रशिया का जो सबसे बड़ा, दुनिया का बल्कि जो सबसे बड़ा पावर प्लांट है वो 11 गीगावाट का है। तो इस जैसे पावर प्लांट हमें 18 चाहिए। 18 पावर प्लांट लगाकर हम डॉक्टर बर्नार्ड के मुताबिक आयनोस्फीयर को गर्म कर सकते हैं, और उनका यह भी ख्याल था कि इस काम को करने के बाद ज़मीन एक बहुत बड़ा एंटीना बन जाएगी जो कि स्पेस में लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल्स को भेज सकेगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि हार्प एक माइक्रोवेव ओवन की तरह हमारी एनवायरनमेंट को गर्म कर रहा है, लेकिन हार्प माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज यूज नहीं करता, बल्कि हार्प HF फ्रीक्वेंसी यूज करता है। तो आप देख सकते हैं कि माइक्रोवेव काफी दूर है, जिसमें हम 3G वाईफाई और GSM वगैरह यूज करते हैं, लेकिन हार्प HF फ्रीक्वेंसीज यूज करता है। इसलिए ये कहना कि इसमें माइक्रोवेव इफेक्ट आएगा गलत होगा। हार्प की इन फ्रीक्वेंसीज को वैसे तो ऑडिट किया जाता होगा, लेकिन इनको जानने के लिए बहुत आसान है कि लोग इस फैसिलिटी के पास रेडियो ले जाते हैं और आपको शॉर्ट वेव बैंड में ये फ्रीक्वेंसी सुनाई देती हैं। हार्प के इर्द गिर्द की फैसिलिटीज ये आराम से डिटेक्ट कर सकती हैं कि इस रिसर्च फैसिलिटी में किस किस्म की फ्रीक्वेंसीज जनरेट की जा रही हैं। तो इस चीज में तो कोई शक नहीं है कि हार्प प्रोजेक्ट शॉर्ट वेव फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल कर रहा है, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज का इस्तेमाल नहीं कर रहा। और इसी किस्म की फैसिलिटीज नॉर्वे में भी हैं, मुख्तलिफ जगहों पर हैं, लेकिन सबसे पावरफुल ट्रांसमीटर्स इस वक्त अलास्का में लगे हुए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से अंदाजा हुआ होगा कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन आपने ये ज़रूर याद रखना है कि ये गवर्नमेंट की फैसिलिटी है और यहाँ पर कई काम ऐसे हो रहे होंगे जिसकी इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी जाती। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाइए।